जय हिंद दोस्तों, प्रकाश आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी इन्वायरमेंट की सीरीज। ये जो सीरीज है ये हमारी आगामी जो भी मुख्य परीक्षाएं हैं, साथ ही साथ जो भी प्रारंभिक परीक्षाएं हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंट के बारे में, और इसमें हम देखेंगे इन्वायरमेंट के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, इसके अलावा कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, फीचर्स क्या होते हैं, पार्ट्स क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों पर आज हम गौर करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो इन्वायरमेंट है ये डिराइव किया गया था, एक फ्रेंच वर्ड था इन्वायर्न, जिसका मतलब कि होता है कि आवर सराउंडिंग्स, मतलब हमारे आसपास की चीज़ें, जैसे कि जो हम हवा से सांस लेते हैं, या जो पृथ्वी के सतह पर जो भी पानी मौजूद है, या जो प्लांट हैं, एनिमल हैं जो भी हमारे आसपास, वो सभी क्या हमारे इन्वायरमेंट में आते हैं। और जो हमारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 वाला, उसमें इन्वायरमेंट में क्या क्या इंक्लूड किया गया है, जो वाटर है, एयर है, लैंड है, और जो इंटर रिलेशनशिप है इन सब की आपस में, और जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके मध्य की जो इंटर रिलेशनशिप है, उन सभी को इन्वायरमेंट का पार्ट माना जाता है। इसके बाद हम देखते हैं टाइप्स क्या क्या है इन्वायरमेंट के। तो जो इन्वायरमेंट होता है वो आपका 3 तरीके का होता है, एक नेचुरल इन्वायरमेंट, एक मैन मेड इन्वायरमेंट, और एक आपका सोशल या कल्चरल इन्वायरमेंट। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो नेचुरल इन्वायरमेंट। जैसा कि नाम से ही आपको क्लियर है कि जो क्या है कि नेचुरल होगा। नेचुरल में क्या है, जो भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग जो कि आपकी नेचुरली पृथ्वी पर बनी हैं, एग्जिस्ट करती हैं, वो सभी आपके नेचुरल इन्वायरमेंट का पार्ट होते हैं। और ये जनरली या तो टोटल पृथ्वी को बोला जाएगा, टोटल पृथ्वी के, या तो किसी एक हिस्से को आपका नेचुरल इन्वायरमेंट बोला जा सकता है। साथ ही साथ ये जो इन्वायरमेंट है इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, जो भी लिविंग स्पीसीज हैं उनका जो आपस में इंटरेक्शन हो रहा है, या जो क्लाइमेट है आपका, वेदर है, नेचुरल रिसोर्सेज है, जो भी ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट है, या जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हम कर रहे हैं उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, वो सभी हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट के पार्ट होंगे। इसके बाद हम देखते हैं जो मैन मेड इन्वायरमेंट। ये क्या होता है मैन मेड इन्वायरमेंट? इसमें वो प्लेस होते हैं जिसको हम आर्टिफिशियली क्रिएट किए हैं, और एक प्लांट तरीके से जिसको बनाया गया है आदमी के द्वारा। इसमें जैसे आपका कोई क्रॉप फील्ड है, या कोई सेटलमेंट है, या कोई इंडस्ट्रियल एरिया है, या एयरपोर्ट है, स्पेस स्टेशन है, ये सारी चीज़ें जो भी मनुष्यों ने आर्टिफिशियली प्लांट तरीके से सेटल किया है, उसको वो सब आता है आपका हमारा मैन मेड इन्वायरमेंट में। और जैसे जैसे ह्यूमन की पॉपुलेशन बढ़ रही है और उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, और नए नए आपके रोज़ आविष्कार हो रहे हैं, उन सभी की वजह से क्या हो रहा है कि जो मैन मेड इन्वायरमेंट हैं वो आज के टाइम पे इतने बड़े हो गए हैं कि वो जो नेचुरल इन्वायरमेंट को भी पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं, उनकी जो साइज हो। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं अपना जो थर्ड टाइप है हमारा, कि सोशल या कल्चरल इन्वायरमेंट, उसके बारे में। तो सोशल या कल्चरल इन्वायरमेंट से मतलब क्या होता है, जो इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है मैन के द्वारा, जिसमें वो सोशल या कल्चरल एक्टिविटीज़ करता है। ठीक, जैसे आपका जो कोई हिस्टोरिकल या कल्चरल, पॉलिटिकल, मोरल, इकोनॉमिक जो भी एस्पेक्ट ह्यूमन लाइफ के हैं, उसमें जो भी आपके चीज़ें परफॉर्म की जाती हैं वो सभी आपका सोशल या कल्चरल इन्वायरमेंट का पार्ट होता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि इन्वायरमेंट के कितने टाइप्स होते हैं और उनमें क्या क्या होता है। इसके बाद हम देखते हैं कंपोनेंट इन्वायरमेंट के क्या क्या होते हैं। तो मेनली 2 तरह के कंपोनेंट होते हैं, एक एबायोटिक इन्वायरमेंट और एक बायोटिक इन्वायरमेंट। तो एबायोटिक इन्वायरमेंट सबसे पहले देखेंगे हम। एबायोटिक देखो नाम से क्लियर है, ए बायोटिक मतलब कि जो बायोटिक नहीं है, मतलब जो निर्जीव है। तो निर्जीव जो इन्वायरमेंट हो उसको, एक तो एबायोटिक इन्वायरमेंट को फिजिकल इन्वायरमेंट भी बोलते हैं सबसे पहले। और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, जो नॉन लिविंग एलिमेंट्स होते हैं। अब नॉन लिविंग एलिमेंट्स कौन से हो जाएंगे, जैसे आपका लैंड हो गया, वाटर हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया, या जो कंडीशन जैसे मिट्टी को बनाने के यूज होती हैं, या फिर जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, ये सारी चीज़ें जो भी नॉन लिविंग एलिमेंट्स हैं वो सभी आपका एबायोटिक इन्वायरमेंट में आएगा। और जो हमारे क्लाइमेटिक फैक्टर्स होते हैं, जैसे आपका सूर्य की रोशनी, सनलाइट हो गया, रेन वाटर हो गया, या प्रेसिपिटेशन हो गया, मॉइस्चर हो गया, या हवा का जो प्रेशर हो गया, विंड की स्पीड हो गई, ये सारी चीज़ें भी आपकी एबायोटिक इन्वायरमेंट का पार्ट होंगी। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा बायोटिक इन्वायरमेंट है उसमें क्या आएगा। तो जैसे हम एबायोटिक इन्वायरमेंट को फिजिकल इन्वायरमेंट बोलते थे, उसी तरीके से बायोटिक इन्वायरमेंट को हम बोलेंगे बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट या ऑर्गेनिक इन्वायरमेंट। और बायोटिक इन्वायरमेंट में क्या, जो भी लिविंग कंपोनेंट हैं वो सभी आएंगे, और एक दूसरे से जो कांटेक्ट में आते हैं, या जो उनका इंटरेक्शन है, या म्यूचुअल जो एक दूसरे पर इन्फ्लुएंस क्रिएट करते हैं, वो सारी चीज़ें आपकी बायोटिक इन्वायरमेंट में आएंगी।
इसके बाद जो बायोटिक इन्वायरमेंट है वो क्या रिफ़र करता है, आपका जो लिविंग थिंग्स होती हैं नेचुरल इन्वायरमेंट में वो इसको रिफ़र करता है। इसमें आपका माइक्रोब्स, प्लांट, एनिमल्स, और एनिमल्स में आपको पता है कि ह्यूमंस भी एनिमल किंगडम के अंदर ही आता है, तो ह्यूमंस जो भी आपका लिविंग थिंग है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारा इन्वायरमेंट है उसके फीचर्स क्या क्या होते हैं। तो जनरली क्या है, पहला जो आपका फीचर है मेन कि इन्वायरमेंट इंटरेक्टिव और फंक्शनल रिलेशनशिप पर बेस्ड होता है। जो भी बायोटिक और एबायोटिक जो कंपोनेंट होता है उनके मध्य का जो इंटरेक्टिव और फंक्शनल रिलेशनशिप होता है उस पर बेस्ड होता है। और ये मेनली 3 बेसिक जो कंपोनेंट हैं उस पर डिपेंड करता है, एक बायोडाइवर्सिटी, एक हैबिटेट और एनर्जी, इन सब पे डिपेंड करता है, जिसके बारे में अगले हम लेक्चर्स में पढ़ेंगे भी डिटेल में। और वर्किंग ऑफ एन इन्वायरमेंट एंड इट्स सिस्टम आर गवर्न बाय द फ्लो ऑफ एनर्जी। और जो हमारा इन्वायरमेंट है और जो इसके सिस्टम है उसको फ्लो ऑफ एनर्जी से गवर्न होते हैं। और ये अपना खुद का जो ऑर्गेनिक मैटर जनरेट होता है एक रीजन से दूसरे रीजन में, और क्लाइमेट टू क्लाइमेट ये सब चीज़ें वेरी भी करती हैं, डिफ़र करती हैं। तो और ये हमेशा ये ट्राई करता है कि जो हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस है वो बना रहे उसमें। और टाइम और स्पेस के साथ साथ जो हमारा इन्वायरमेंट है वो बदलता रहता है, तो ये कांस्टेंट नहीं होता है, फिक्स नहीं होता हमारा इन्वायरमेंट। ये जैसे जैसे हमारा टाइम या कोई स्पेस बदल रहा है उसके साथ साथ इसमें भी चेंज आते रहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं पार्ट्स इन्वायरमेंट के कौन कौन से होते हैं। तो जो अर्थ का जो इन्वायरमेंट है वो जनरली 4 पार्ट से मिलकर बना है। आपका बायोस्फीयर हो गया, लिथोस्फीयर हो गया, हाइड्रोस्फीयर हो गया और एटमॉस्फेयर हो गया। ये मेनली 4 पार्ट्स हैं जिसको आपको इस फिगर में भी दर्शाया गया है। आपका ये एटमॉस्फेयर हो गया, हाइड्रोस्फीयर हो गया, ये जो जियोस्फीयर है इसी को हम क्या बोलते हैं, आपका लिथोस्फीयर भी बोलते हैं। तो ये दोनों सेम है। और आपका ये बायोस्फीयर हो गया। चारों पार्ट मिला के आपका पृथ्वी का इन्वायरमेंट बनता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बायोस्फीयर के बारे में। तो बायोस्फीयर से मतलब क्या है कि जो भी लाइफ है उसके बारे में। जो फिजिकल जियोग्राफर जो हैं उन्होंने क्या बताया है कि जो भी हमारा लिविंग वर्ल्ड है उसी को हम बायोस्फीयर बोलते हैं। बायोस्फीयर में पृथ्वी पर जितने भी लिविंग चीज़ें हैं वो सभी इसमें इंक्लूड की जाती हैं। सारे प्लांट हो गए, एनिमल हो गए, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, और जो भी आपस में एक दूसरे से इंटरेक्शन होता है उनका पृथ्वी के सराउंडिंग एनवायरनमेंट में, वो सभी इसके अंदर आते हैं। वो चाहे पृथ्वी के किसी गहरी काली गुफा में रह रहे हैं या पृथ्वी के ओशन के सतह पर रह रहे हैं या कहीं पर भी हो मौजूद हो, जो भी माइक्रोब्स है वो सभी आपका इस बायोस्फीयर का पार्ट होते हैं। जो सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर होता है आपका क्या होता है, मॉलिक्यूलर लेवल पे होता है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका जो केमिकल इरोजन होता है आपका सॉइल का, वह इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि जैसे कैसे धीरे धीरे जो लैंडस्केप टाइम टू टाइम चेंज होता है, जिसमें मॉलिक्यूल्स में परिवर्तन होता है इस बायोस्फीयर में। ठीक है, इसके बाद अगला जो हमारा है लिथोस्फीयर। तो जो अर्थ का जो क्रस्टल कंपोनेंट होता है जो कि हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर से डिफर होता है, इसमें मेनली क्या होता है आपका क्रस्ट और अपर मेंटल होता है। देखिए आपको जब आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे पृथ्वी के बारे में, तो पृथ्वी में आपका क्या है कि 3 पार्ट में बना हुआ है। और ये तो देखिए सबसे अंदर आपका क्या हो गया, ये हो गया हमारा कोर। इसके बाद जो अगला ये हमारा क्या है मेंटल, और सबसे ऊपर हमारा क्या है क्रस्ट। तो ये जो क्रस्ट है और जो मेंटल का ऊपर वाला मेंटल भी आपका 2 है, एक लोअर मेंटल है और एक आपका अपर मेंटल है। तो क्रस्ट और जो अपर मेंटल है इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर बोलते हैं। और जो लिथोस्फीयर का सबसे मुख्य पार्ट क्या होता है, जो हमारी मिट्टी होती है, सॉइल होती है, वो होती है। जो हमारी मिट्टी होती है उसको हम डिफाइन कैसे करते हैं कि जो पतली सी लेयर होती है अनकॉन्सोलिडेटेड मटेरियल्स की पृथ्वी के सतह पर, जो कि पेरेंट मटेरियल से या क्लाइमेट से इन्फ्लुएंस होती है, और जो फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट्स जो प्रोड्यूस करते हैं, जो कि आपके जो पौधे हैं उनके ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा सहायक होती है। तो ये हमारा मिट्टी होता है। और ये जो मिट्टी है लिथोस्फीयर का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये क्या कि जो पौधे हैं उनके वृद्धि में काफ़ी ज़्यादा सहायक होती है। इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा हाइड्रोस्फीयर है। तो हाइड्रोस्फीयर में जो हमारी पृथ्वी की सतह के, आपको पता है कि 71% एरिया पे पृथ्वी के सतह पे पानी है, तो इसको हम हाइड्रोस्फीयर में कंसिडर करते हैं। इसमें सारे जो भी वाटर रिसोर्स हैं वो सभी इंक्लूड किए जाते हैं, चाहे वो सरफेस पे वाटर हो चाहे ग्राउंड वाटर हो। अब देखिए जैसे पृथ्वी पर आपके पानी कहाँ कहाँ पाया जाता है, या ओशन में, सीज में, लेक्स में,
या रिजर्वायर से जो है, नदियाँ जो हैं, जो झरने हैं, ग्लेशियर हैं या स्नो कैप्स है, इसके अलावा जो ग्राउंड वाटर है उसमें भी पाया जाता है। तो पृथ्वी पर जो पानी है वो आपका तीनों फॉर्म में पाया जाता है इन्वायरमेंट में, और ये सभी एक दूसरे को इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा करते हैं इन्वायरमेंट को, और जो पृथ्वी का जो इकोलॉजी है और इन्वायरमेंट है इन दोनों को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। जो सरफेस वाटर और जो ओशन वाटर है वह बायोडाइवर्सिटी का लिक्विड फॉर्म है, और ये हमारे ह्यूमंस के प्रेजेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये तो आप सभी को पता ही है। इसके बाद अगला जो हमारा पार्ट है वह है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है कि पृथ्वी पर लाइफ होने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम देखते हैं कि कोई भी हमारा स्पेस मिशन जाता है किसी ग्रह पे, तो हम सबसे पहले यही देखते हैं कि वहाँ एटमॉस्फेयर मौजूद है कि नहीं मौजूद है। अगर एटमॉस्फेयर मौजूद नहीं होगा तो वहाँ लाइफ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो बिना एटमॉस्फेयर के हम लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते। और ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो मेनली 4 जोन्स में डिवाइड है। सबसे पहले कौन सा आपका ट्रोपोस्फियर, फिर स्ट्रेटोस्फियर, फिर मेजोस्फियर और उसके बाद थर्मोस्फियर। तो हम एक एक करके इन सारे के बारे में देखते हैं जो मेजर जोन्स हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ट्रोपोस्फियर के बारे में। तो जो ट्रोपोस्फियर है ये एटमॉस्फेयर की सबसे लोवेस्ट लेयर होती है, सबसे नीचे होती है, जो कि और पृथ्वी के सतह के सबसे पास होती है। अब जैसे सिंपली आप ये समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि ये हमारी पृथ्वी की सतह है, ठीक, जहाँ हम रह रहे हैं, और सबसे जो पास होगी ये लेयर जो ये होगी, यही क्या है हमारा, यहाँ से जैसे स्टार्ट हो जा रहा है सपोज ट्रोपोस्फियर, तो ये वो, और ये जो है इसको हम बोलते हैं ट्रोपोपॉज। ये जैसे आप लिड तो ऐसा तो है नहीं कि ऊपर ढक्कन लगा हुआ है, लेकिन वहाँ जो लेयर है जहाँ से अगली उसके ऊपर लेयर स्टार्ट हो जाती है, उसके पहले उस लेयर को हम क्या बोलते हैं, ट्रोपोपॉज बोलते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो सबसे थिकेस्ट कहाँ पे होती है लेयर, आपकी इक्वेटर पे होती है, और सबसे थिन कहाँ पे होगी, पोल्स पे होगी। और ये क्या करती है, आपके जो हीट है उसको काफ़ी हाइट्स पे कन्वेंशनल करंट के थ्रू ट्रांसपोर्ट करती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या है कि जैसे जैसे हम इस लेयर में ऊपर जाएंगे, धीरे धीरे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे, तो जैसे हाइट हमारी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमारा टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। और ये जो टेम्परेचर डिक्रीज होता है, हर 165 मीटर पे आपका जो टेम्परेचर है 1 डिग्री सेल्सियस तापमान आपका गिर जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लैप्स रेट बोलते हैं, ठीक, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। और जो हमारा ट्रोपोस्फियर है उसमें जनरली क्या है, हमारे डस्ट पार्टिकल्स हैं, और 90% जो अर्थ का जो वाटर वेपर है वह उसमें मौजूद है। और जो भी सारे ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी जनरली इसी ट्रोपोस्फियर में ही पाए जाते हैं। और इसकी जो हाइट है वह गर्मियों में ज़्यादा होती है और सर्दियों में कम होती है, क्योंकि जैसे आपका जब गर्मियाँ पड़ती हैं तो ये ऊपर चली जाती है, क्योंकि एयर का जो प्रेशर होता है ऊपर उसको ढकेल देता है, और ठंडियों में नीचे हो जाती है, ठीक। और इसके ऊपर की लिमिट को मैंने बता दिया आपको कि इसको क्या बोलते हैं, ट्रोपोपॉज बोलते हैं। इसके बाद जो हमारी अगली लेयर है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेटोस्फियर। और ये जो लेयर है कहाँ से 20 से लेकर 50 किलोमीटर सी लेवल से ऊपर तक पाई जाती है। इसमें क्या होता है, जैसे जैसे हम हाइट पे बढ़ते जाते हैं, पिछले वाले में क्या था, जैसे हम ऊपर हाइट बढ़ रहे थे तो टेम्परेचर हमारा डिक्रीज हो रहा था, लेकिन इसमें जैसे हम हाइट से बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारा टेम्परेचर भी साथ में बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। और मेनली जो हीट सोर्स किस लिए बढ़ता है, इसमें एक तो ओजोन लेयर भी इसमें पाई जाती है, तो इसलिए इसको ओजोनोस्फीयर भी बोला जाता है। क्योंकि क्या है कि जो सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट रेज आ रही हैं जो कि ओजोन लेयर में आपकी एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं, उसकी वजह से जैसे जैसे हम हाइट पे बढ़ते चले जाते हैं इसमें टेम्परेचर भी बढ़ता चला जाता है। इसके बाद हमारा जो अगली लेयर है उसको बोलते हैं हम मेजोस्फीयर। मेजोस्फीयर 50 से लेकर 80 किलोमीटर तक मौजूद होता है, और इसकी जो ऊपर बाउंड्री है उसको क्या बोलते हैं, मेजोपॉज बोलते हैं, जो ऊपर मेजोस्फीयर के ऊपर होगा, ठीक। तो वो क्या होता है कि एटमॉस्फेयर का सबसे ठंडा पोर्शन होता है, जिसमें जो एवरेज टेम्परेचर कितना होता है -90 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा कम होता है। और जो आपका मेजोस्फीयर होता है वह विमानों के जो विमान जो उड़ते हैं उसके नीचे ही विमान उड़ते हैं आपका मेजोस्फीयर के नीचे ही। और मेजोस्फीयर क्या है, हमारे एटमॉस्फेयर की तीसरी लेयर होती है, जो कि स्ट्रेटोस्फीयर के डायरेक्ट ऊपर होती है और थर्मोस्फीयर के डायरेक्टली नीचे होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी आखिरी जो जोन है, लेयर है, वो कौन सी है, थर्मोस्फीयर। तो जो 80 किलोमीटर से ऊपर की जो एरिया होती है उसको थर्मोस्फीयर बोलते हैं। और इसमें भी जैसे जैसे आप हाइट बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपका टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा।
तो इसमें जो टेम्परेचर आपका बढ़ता है वो किसकी वजह से, जो गैस मालिक्यूल्स होते हैं वो शॉर्ट वेव्स को का रेडिएशन जो होता है, जो एक्सरेज होते हैं या यूवी रेज होते हैं, उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपके क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है। लेकिन इस जोन में क्या होता है, आपको टेम्परेचर फील नहीं होता है, क्योंकि जो हवा होती है काफ़ी ज़्यादा डिस्पर्स होती है। तो जो इसके पार्टिकल होते हैं, आपके गैस के पार्टिकल काफ़ी ज़्यादा दूर दूर होते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि आपको गर्मी ज़्यादा फील नहीं होती है, लेकिन इसमें टेम्परेचर ज़्यादा होता है। और जो थर्मोस्फीयर है जनरली ये 2 पार्ट में डिवाइड किया होता है, एक आयनोस्फीयर और एक एक्सोस्फीयर। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। आयनोस्फीयर क्या होता है कि 80 से लेकर 640 किलोमीटर तक की जो दूरी होती है, उसमें जो लेयर प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं आयनोस्फीयर। और ये क्या होती है, इलेक्ट्रिकली चार्ज लेयर होती है, जिसमें क्या आयंस रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करते हैं वापस पृथ्वी पर, जिसकी वजह से जो भी हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन आज के समय में पॉसिबल है, इसी की वजह से हो पाता है। और ये जो लेयर है इसमें अर्थ के जो चार्ज पार्टिकल काफ़ी ज़्यादा एक्सेस मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। और जो आयनोस्फीयर है वो हमारे थर्मोस्फीयर की लोवेस्ट लेयर है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर क्या कि 640 किलोमीटर के ऊपर की जो एरिया है हाइट की, वो होती है हमारी एक्सोस्फीयर। और इसको समटाइम्स क्या बोलते हैं कि जो आउटर स्पेस है उसको बोलते हैं एक्सोस्फीयर। और जो एक्सोस्फीयर की जो लोअर बाउंड्री है उसको हम बोलते हैं थर्मोपाज। और जो आउटर बाउंड्री कहाँ तक है, जो जैसे आपकी ये हो गया पृथ्वी हो गया, ये हो गया आपका मून हो गया, तो इसके यहाँ तक की जो हाफ डिस्टेंस है वहाँ तक लगभग हमारा एक्सोस्फीयर फैला हुआ है ऐसे पूरा। तो दोस्तों इस तरीके से आज हमने अपना पहले लेक्चर में देखा इन्वायरमेंट के बारे में और उससे रिलेटेड फैक्ट्स के बारे में। इस लेक्चर का PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। धन्यवाद।